नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही बताएंगे आगामी बजट से लोगों की क्या है, खासतौर से किसानों की उम्मीदें, और भी होगा बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट करेंगी पेश। अंतरिम बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। 2023 और 24 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी कि जो नियम है यानी इनको में बदलाव करने जा रही है। अक्टूबर में साझा किए गए एनपीसीआई के परिपत्र के अनुसार ग्राहक 5 लाख रुपए तक अब ट्रांसफर कर सकेंगे। और कारोबार के तीसरे दिन आज शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा और ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर बात की जो अंतरिम बजट, हालांकि ये आज से संसद का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत संसद किया गए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन यानी अभिभाषण से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये सत्र अगले महीने की 9 तारीख तक चलेगा, यानी 10 दिन का ये सत्र होगा। इस बीच सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से दोनों सदनों में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए सरकार से सहयोग करने और तख्तियां नहीं लाने का आग्रह किया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दावा किया है। आईएमएफ के अनुसार आने वाले 2 साल 2024-2025 में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। आईएमएफ ने बताया कि भारत की विकास दर चीन से भी आगे रहेगी। वैश्विक संस्था के मुताबिक विकासशील देशों की सूची में भारत आने वाले वर्षों में सबसे मजबूत रहेगा। दरअसल आईएमएफ ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का विकास आने वाले 2 साल मजबूत रहेगा। 2024 और 2025 में भारत की विकास दर 6.5 रहने का अनुमान है। बजट से एक दिन पहले ही जारी हुई रिपोर्ट भारत को राहत दे रही है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास दर की अगर बात की जाए तो 2025 में 3.1 है, तो वहीं यह विकास दर अगले साल यानी 2025 की अगर बात की जाए तो ये बढ़कर 3.2% हो जाएगी। भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी चीन आंकड़ों में भारत से काफी पीछे है। तो जो वैश्विक विकास दर है उसके मुकाबले देखा जाए तो दुगनी विकास दर फिलहाल यहाँ नजर आती है। आइए रुक कर लेते हैं बाजार की तरफ भी, क्या आज की जो ताज़ा स्थिति है वो नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं 6 अंकों की जो एक गिरावट है, लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। 21,623 पे ये कारोबार करता हुआ आज नज़र आया है गिफ्ट निफ्टी की अगर खास तौर से बात की जाए। और इसके बाद अगर सेंसेक्स की हम बात करते हैं क्या किस तरीके से, क्योंकि लाल निशान जो है देखिए वो आज गिफ्ट निफ्टी में हमें नज़र आया। इसके बाद अगर बात करें हम सेंसेक्स की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तो 76 अंकों की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। लाल निशान के साथ 70,963 पर जो सेंसेक्स ओपनिंग है वो आज की दर्ज की गई है, यानी जो बाजार है उसमें गिरावट है। और खासतौर से निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ भी देखिए 40 अंकों की जो गिरावट है वो हमें नज़र आ रही है। 21,481.20 आज ये दर्ज किया गया है। शुरुआत तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मामूली गिरावट हम इसको मान सकते हैं, लेकिन लाल निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद अब आइए नज़र डालेंगे आज की जो खासतौर से जो हमारे टॉप गेनर्स रहे हैं। टॉप 5 गेनर्स आप देख सकते हैं। अडानी पोर्ट्स की बात की जाए, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, रिलायंस और बीपीसीएल, इन सब में आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा अडानी पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो 1.39% का इजाफा इसमें दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई टॉप गेनर्स की। अब नज़र डालते हैं जल्दी से टॉप लॉसर्स पर भी। एलटी की बात करें, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक,
अपोलो हॉस्पिटल और M&M। आज इनमें आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है, यानी जो मंदी है, जो गिरावट है, वो इन शेयर्स में आज फिलहाल नज़र आ रही है। आज के टॉप लॉसर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाल निशान के साथ इनमें जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। सबसे पहले बात तो यूएस मार्केट की आप देख सकते हैं। डॉ जोन्स की अगर हम बात करें तो 32 अंकों की एक बढ़त जो है वो हमें नज़र आ रही है, हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। S&P 500 की बात की जाए, नैस्डैक की बात करें तो यहाँ लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, यानी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो यूएस मार्केट में बनी हुई है। लेकिन यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए वहाँ क्या स्थिति है उस पर भी आइए नजर डालते हैं। यूरोपियन मार्केट की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार जो हरा निशान है वो हम देख पा रहे हैं। किस तरीके से FTSE की बात की जाए, CAC की बात करें, डेक्स की बात करें तो तीनों में ही आप देख सकते हैं जो बढ़त है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद एशियन मार्केट की स्थिति आइए जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इकाई की बात की जाए, हैंग सेंग, कॉस्पी, इनमें गिरावट जो है वो हम देख सकते हैं। किस तरीके से लगातार जो तीनों ही एशियन मार्केट हैं उनमें लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी गिरावट जो है वो नज़र आ रही है। और कुछ ऐसी स्थिति हमने देखी जो हमारा शेयर बाजार है उसमें भी बनते हुए नज़र आई। और उसके बाद अब नज़र डालते हैं ब्रेड क्रूड पर क्या स्थिति आप देख सकते हैं। 0.38 की जो गिरावट है वो यहाँ दर्ज की गई है। उसके बाद $82.49 प्रति बैरल जो क्रूड का रेट है ब्रेंट क्रूड का वो आज यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है फिलहाल अगर ब्रेंट क्रूड की बात की जाए या इसके साथ साथ कारोबार की अगर हम बात करें तो। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आइए बात करते हैं आज के फोकस की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में एग्री सेक्टर की योजनाओं के लिए आवंटन में रिकॉर्ड वृद्धि कर सकती है और लोन यानी ऋण पर जोर दे सकती है। आगामी 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आने वाले बजट से किसानों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। आइए इस पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। क्योंकि यह चुनावी साल है, इसलिए अनुमान यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में देश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को मिलने वाली PM किसान सम्मान राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी तक किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किस्तों के तौर पर मिलते हैं। उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री किसानों के लिए ये राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती हैं। खेती किसानी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इस राशि को बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ सुधारा जा सकता है, बल्कि इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को भी बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है। सरकार अंतरिम बजट में ऋण पर जोर दे सकती है। सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा भी कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए है। कहने को तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष घोषणाओं के नहीं करने की बात कही है। बावजूद इसके इस चुनावी साल में सबसे ज्यादा उम्मीद खेती किसानी से जुड़े लोग और विशेषज्ञ लगा रहे हैं।
1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बजट से राहत और कुछ तोहफे मिल सकते हैं, जिसमें अनुमान है कि किसानों से संबंधित योजनाओं में बदलाव किया जा सकता है और उनके बजट को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 1 फरवरी को सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और इससे जो किसान हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, किसानों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है, सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी वो अभी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बढ़ता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है, इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। तो जाना आपने किस तरीके से जो किसान हैं उनकी अलग अलग उम्मीदें हैं। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं संदीप दास जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले यहाँ संदीप जी आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से देख रहे हैं आप इस अंतरिम बजट को, क्योंकि किसानों को तो काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, बेहतर है क्योंकि ये जो लास्ट बजट है ये सरकार का बिफोर द इलेक्शन से पहले, तो कई चीज़ें, जैसे किसान भाई ने हमने अभी बताया कि जो पीएम किसान है जो 6,000 रुपया हर साल करीब 8 से 9 करोड़ लोग किसान को जाता है, उसको बढ़ाने का उम्मीद है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में जो जिक्र किया, मैं एक चीज़ आंकड़ा बता दूं कि 20 लाख करोड़ का इनको टारगेट था ये साल के लिए। दिसंबर के 3 महीने में, 9 महीने में दिसंबर तक ऑलरेडी 18 लाख करोड़ दे चुके एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये बड़ा हेल्दी साइन है एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो वो भी जो 20 लाख करोड़ उसे भी सरपास करने का प्लान है। तो अगले का टारगेट आई थिंक 22 लाख करोड़ शायद रखा जाएगा, 22 लाख करोड़ अगले साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 का उसमें लिए। और बहुत सारे कई पीएम किसान का अलावा भी बहुत सारी चीजें, जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो सब्सिडी मिलता है, इंटरेस्ट सब्सिडी जी, उसको भी बढ़ाने का प्लान है। और बहुत सारे तमाम चीजें हैं जो सपोर्ट करता है। डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है जो पीएम किसान के अंडर रहता है, और जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके बारे में भी काफी जिक्र आने का प्लान है, मतलब हो सकता है बजट में ये, क्योंकि किसान सरकार का यही प्रयास है कि बैलेंस कैसे किया है कि फार्मर्स इनकम और कंज्यूमर इंटरेस्ट, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि हम लोग तो ये एक बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट कितना ट्रांसफर किया जाए। फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो फर्टिलाइजर का जो दाम है वो सरकार ने बढ़ाने नहीं दिया, तो बेसिकली सब्सिडी, हालांकि इंटरनेशनल प्राइस काफी कम हो गया है, तो सब्सिडी अमाउंट इस साल कम होने वाला है पिछले साल से जी। तो किसान को भी उसी दर में मिलेगा जो पहले 4-5 साल से मिल रहा है, उसी दर में फर्टिलाइजर भी मिलने वाला है, यानी उसमें इजाफा नहीं होगा। ये किसानों के नज़रिए से एक अच्छी बात भी है। और अनुज, क्योंकि लगातार आप अलग अलग जिस तरीके से हमने देखा है क्षेत्रों को कवर भी करते आए हैं, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, किसानों के बीच भी अक्सर पहुंचते रहे हैं, अलग अलग उम्मीदें उनकी रहती हैं। कुछ उम्मीदें हमने यहाँ भी देखी, सुनी भी। किस तरह का इस बार जो एक किसान है वो उम्मीद करके चल रहा है, हालांकि क्या हो सकता है, संदीप जी ने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर हमें दी। मुकुल, सबसे बड़ी बात है कि जब उम्मीदें पूरी होने लगती हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पिछले 10 वर्षों की मैं बात करूं तो अगर आज से 13-14 जो वित्तीय वर्ष हुआ करता था, वर्ष 2013-14 में जो कृषि का बजट था, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को जानते हैं कि वो सिर्फ 27 से 28 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। आज वो बढ़कर मोदी सरकार के अंदर 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार का कितना बड़ा फोकस जो है वो कृषि क्षेत्र पर रहा है। आज कृषि क्षेत्र के अंदर आप तकनीक का उपयोग देखते हैं, आज ड्रोन से खेती होते हुए आप देखते हैं, नवाचार के कई रूप आप देखते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नए नए लाखों स्टार्टअप्स इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। युवा जो हैं अब रोजगार की जो तलाश है वो कृषि के क्षेत्र में करते हैं। और ये सारी जो आज तस्वीरें हैं
वो इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज सरकार देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है, देश को अगर विकसित भारत बनाना है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करना होगा, उसको मजबूत करना होगा। और यही पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने करके दिखाया है जमीनी स्तर पर। आज सब्सिडी की हम लोग बात करते हैं, निश्चित तौर पर सब्सिडी का जो ऋण है उसको लगातार बढ़ाया गया है, एमएसपी की खरीद को बढ़ाया गया है, एमएसपी के दामों में 2.5 से 3 गुना की वृद्धि की गई है। तो ये जितने कदम भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, आज दुनिया के अगर हम बात करें, देशों की बात करें, तो आज कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तिलहन और दलहन की बात करें, लगातार उस पर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अब आयात लगातार कम हो रहा है और भारत कृषि के क्षेत्र में आज एक बड़ा निर्यातक बन के उभर रहा है। और इसी के साथ साथ जो एलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो मछली पालन की हम बात करें, चाहे दूसरे और क्षेत्रों की बात करें, पशुपालन की बात करें, उसको एक अलग मंत्रालय बनाकर जिस तरीके से प्रोत्साहन छोटे किसानों को दिया गया है, एक बड़ी तस्वीर भारत की ग्रामीण व्यवस्था की उभरती दिखाई देती है। और सबसे जो मैं बड़ी बात कहना चाहूंगा, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, वो एक बड़ा उदाहरण जो है आज देश के अंदर दिखाई देता है। इसी वजह से अब लोगों की उम्मीदें जिस तरीके से पूरी हो रही हैं, निश्चित तौर पर वो बढ़ती भी जा रही हैं। और इस बजट में एक बार किसानों को उम्मीद है कि जो बजट है, खासतौर से जो ऋण है, उसका जो बजट है वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी संदीप जी, देखा जाए तो किसानों के लिए सहूलियत में इजाफा नजर आ रहा है, सुविधाओं में इजाफा नजर आ रहा है। और शायद एक यही रहा है जब हम कहते हैं कि हम आधुनिक कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर उसके लिए बजट की आवश्यकता है जिसमें इजाफा किया गया और बम्पर इजाफा। हमारे जो संवाददाता उन्होंने इस बात की जानकारी दी किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है कृषि से संबंधित हर एक क्षेत्र में। लेकिन जब हम आधुनिक रूप की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ नया इस बजट में हमें देखने को मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हाउ टू, जैसे क्रॉप फोरकास्टिंग, उसके बारे में काफी जिक्र हो सकता है बजट में, कैसे उसको काफी सारी चीज तमाम सरकार कर रही है कि एक नया प्रोग्राम लेकर आई कि जैसे क्रॉप फोरकास्टिंग हमारा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल, हम क्रॉप फोरकास्टिंग सिस्टम थोड़ा वीक है। कितना क्रॉप आएगा अगले 2-3 महीने में, गेहूं का फसल कितना हो सकता है, वो फोरकास्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो उसके बारे में जो एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सब के बारे में जिक्र हो सकता है। जैसे ड्रोन जो यूज हो रहा है फर्टिलाइजर में, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। ड्रोन तमाम कंपनियां, करीब बहुत सारे कंपनी जो स्टार्टअप्स आ चुकी है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रही है। अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था कि जो महिला ड्रोन चालक है उसके बारे में भी जिक्र हो सकता है। जी, नमो ड्रोन दीदी। हाँ, नमो ड्रोन दीदी। और सबसे बड़ा चीज बता दो, जो मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में बात करता है, सरकार का एक फोकस है एग्रीकल्चर क्रेडिट में। ज्यादातर क्या होता था, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो क्रॉप वाले हैं उनको जाता था, तो सरकार का और एक फोकस है जो एनिमल हस्बेंड्री, जो डेयरी फार्मर्स है, उनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड किसान क्रेडिट कार्ड थे, उसको फोकस वो जा रहा है कि वो भी 2 लाख रुपए तक का रोल ले सकता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए। तो डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, छोटे पर्टिकुलर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए उसको एक फोकस है कि उनको भी क्रेडिट मिले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी बिल्कुल संदीप जी, लेकिन इससे जो प्रोसेसिंग की अगर हम बात की जाए, जो हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर है, क्योंकि वहाँ भी अपार अवसर हैं किसानों के लिए भी, और अब एक तरीके का जो हम कह सकते हैं उनके लिए जो मार्केट है वो तैयार करके दिया जा रहा है। अलग अलग तरह के जो मेले हैं उनका आयोजन होता है, वैश्विक स्तर पर उनको ले जाया जाता है। तो किस तरीके से ये तमाम गतिविधियाँ जो हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रही हैं? देखिए, मैं और एक चीज बता दूं, एक जानकारी दे। बेसिकली जो सरकार का फोकस है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जी करीब उसमें से करीब 6 उनका, और उसको जो हमारा जो डिजिटल नेटवर्क है ONDC, कि फार्मर्स को प्रोड्यूस अपना कैसे डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं, उसको ऑलरेडी आपको जानकारी के लिए 4000 FPOs ने अभी ONDC के प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डायरेक्टली सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को। ONDC एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तरफ सरकार फोकस कर रही है कि कैसे बाजार के साथ जोड़ा जाए। आप इनाम कर दी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो इनाम है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसको भी काफी फोकस है कि फार्मर्स कैसे उसमें आए, उसको डायरेक्ट ट्रेड करे, तो मार्केटिंग का फोकस भी वहां है। तो एक तमाम तरह के एक स्ट्रक्चरल ढांचा बेसिकली उसको कि सपोर्ट कैसे किया जाए फार्मर को अपना प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए, अपना प्रोड्यूस कैसे अच्छा हो सकता है, फोरकास्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसके बारे में भी जिक्र काफी एप्लीकेशन भी हो रहा है AI के थ्रू। तो ये तमाम एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल ढांचा टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। आई मस्ट एलाइड सेक्टर में स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि सरकार का फोकस है डेयरी फार्मर्स और जो मछली पालन और जो एलाइड सेक्टर है पोल्ट्री, तो उसको भी कैसे बढ़ाया दिया जाए। तो जो ओवरऑल एक फोकस है तो एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा इसमें।
जी बिल्कुल। और खासतौर से अनुज, अगर हम बात करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें अलग अलग योजनाएं जाती हैं। हाल ही में जब आप भी लक्षद्वीप गए थे, वहाँ भी आपने कवर किया था, क्योंकि जो खासतौर से सी फूड है उसकी मांग लगातार बढ़ रही है, उसमें हम अच्छा खासा प्रगति कर रहे हैं और वहाँ के जो खासतौर से किसान हैं, मछुआरे हैं, उनको भी काफ़ी लाभ मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि देश की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। बहुत सही सवाल आपने उठाया। पूर्वोत्तर भारत के अंदर जाएं, जिस तरीके से नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिला, वहां पर पूर्वोत्तर भारत ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करके दिया। दक्षिण भारत के अंदर मछली पालन को जिस तरीके से मछुआरों के लिए योजनाएं लाई गई, उनको ऋण देने की जो योजनाएं लाई गई हैं, मछली पालन में जो है लगातार वृद्धि हुई है, सरकार उसके लगातार आंकड़े देती रहती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है जिसकी तरफ गौर पिछले सालों में सरकारों ने किया है, उत्पादन को बढ़ाना तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है सरकार का रहता है और उत्पादन लगातार बढ़ा भी है। लेकिन उस उत्पादन को बचा के रखना, फसल की बर्बादी ज्यादा होती है जो फसल का उत्पादन होता है, क्योंकि भंडारण की समुचित व्यवस्थाएं देश के अंदर नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार ने भंडारण की व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अलग से बजट रखा, वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए अलग से योजनाएं चलाई गई हैं। देखिए, जब किसी किसान की सब्जी का उत्पादन होता है या फलों का उत्पादन होता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्थाओं को लगातार बढ़ाया गया ताकि वो समय से जो है फ्रेश तरीके से जो है मार्केट के अंदर पहुंचे। हमने इससे पहले देखा कि मार्केट में पहुंचने से पहले कितनी फसल बर्बाद होती थी, तो उसको रोकना ये एक बड़ी चुनौती थी और मुझे लगता है कि सरकार इसमें सफल हुई है और वेयर हाउसिंग को लगातार जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट के अंदर भंडारण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि एक अच्छा खासा बजट फिर से दिया जाए। जी बिल्कुल। और संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, और कुछ खास ऐसा संकेत जो आपको नज़र आ रहा हो हमारे किसानों के हित में और जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा है? अर्थव्यवस्था से जुड़ा है एसेंशियली, जो पहले बताया, बहुत सारे किसान भी उम्मीद लगा कर रहे कि पीएम किसान का जो उसको बढ़ाने का प्रबंध है, आई थिंक उसको एक्टिव कंसर्न है। आई थिंक देखने की जरूरत है कि बजट में अनाउंस करेंगे या फिर उनका इलेक्शन आने वाले मैनिफेस्टो में आएगा, बट उसको बढ़ाने का प्रबंध है कि बहुत सारी जगह में डिमांड है कि 6,000 से बढ़ाकर कुछ 8 से 10,000 किया जाए और सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट। ये आपको एक आंकड़ा बता दूं कि जब से ये लॉन्च हुआ है पीएम किसान, करीब करीब 2.8 लाख करोड़ करोड़ तक ट्रांसफर हो चुका है किसानों को। इतना तो 3 लाख करोड़ तक इस फरवरी का जो इंस्टॉलमेंट आएगा, 16 इंस्टॉलमेंट 3 लाख करोड़ तक ट्रांसफर होगा। वो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने की संभावना है। जी, यानी एक बड़ा आंकड़ा है जिसके जरिए किसानों को लगातार हम कह सकते हैं कि कोशिश है कि कैसे उनको आर्थिक मदद जो है वो दी जा सके, और सरकार लगातार इसमें अग्रसर है, प्रयासरत है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से कृषि बजट की जब हम बात करते हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है और बजट की जो उम्मीदें हैं वो भी लगातार बनी हुई हैं। वहीं एक और अच्छी खबर हमारी खासतौर से अगर बात करते हैं आर्थिक स्थिति को देखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के लिए नियमों में बदलाव करने वाली है। अक्टूबर में साझा किए गए NPCA के परिपत्र के अनुसार ग्राहक 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। 1 फरवरी से शुरू होने नियम के मुताबिक लाभार्थी की सीमित डिटेल के साथ बैंक खाते में पैसे भेज पाएंगे। इस नए बदलाव के साथ 1 फरवरी से ग्राहकों को IMPS के जरिए 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। ऐसा लेन देन सुनिश्चित करने के लिए पैसा भेजने वाले को प्राप्तकर्ता की कई सारी जानकारी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैंक का नाम और मोबाइल नंबर से ही पैसे भेज जा सकेंगे। गौरतलब है कि तत्काल भुगतान सेवा यानी एक 24/7 त्वरित घरेलू फंड ट्रांसफर प्रणाली है। इस ऑनलाइन बैंक खाता हस्तांतरण प्रणाली ने भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए DD न्यूज पर। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में NPS से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना NPS ओपन किया। अब NPS के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में।
रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहोटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार लाहोटी को ट्राई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। भारत के दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने भारत 5G पोर्टल लॉन्च किया है, जो सभी क्वांटम, IPR, 5G और 6G से संबंधित कार्यों के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। मित्तल ने कहा कि भारत का 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज है और देश दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। सरकार मार्च 2024 तक चेन्नई, भुवनेश्वर और कोयंबटूर सहित 14 अतिरिक्त हवाई अड्डों पर संपर्क रहित और चेहरे की पहचान आधारित यात्री आवाजाही प्रणाली डिजी यात्रा पहल का विस्तार करने की योजना बना रही है। वर्तमान में 13 हवाई अड्डों पर चालू डिजी यात्रा का उद्देश्य हवाई यात्रा को सरल बनाना है, यात्रा प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण समय कम करना और यात्री सुविधा बढ़ाना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में भारत का इस्पात आयात 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी और व्यापक बुनियादी ढांचे के सुधार ने भारत को भारतीय और वैश्विक इस्पात निर्माताओं दोनों के लिए एक उज्जवल स्थान में बदल दिया है। भारत के विपरीत यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टील की मांग धीमी हो रही है। तुर्की गणराज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के उप महानिदेशक ओनूर गुजेट ने बताया कि 2022 और 2019 के भारतीय पर्यटक के आंकड़ों को छोड़कर तुर्की में पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में 2.7 लाख भारतीय पर्यटक आए। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य अगले साल 3.5 लाख भारतीयों तक पहुंचने का है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।